नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज क्योंकि रविवार का दिन है और वक्त हो चला है हेल्दी इंडिया का, क्योंकि हर हफ्ते शनिवार और रविवार के दिन हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया, जिसमें हम आती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो स्थिति या ऐसी परिस्थिति जब सामने आती है तो उसे सोचकर ही वो इतना घबरा जाते हैं कि किसी किसी के लिए तो इसका स्तर इतना तक भी बढ़ जाता है कि अगर ये फोबिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अपने उस डर को कम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास वो व्यक्ति करता है। और कई ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं ऐसे में कि फोबिया का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है और दूसरों को भी नुकसान वो व्यक्ति उस वक्त पहुंचा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये पूरा मामला हम आपको डिस्क्राइब करते हैं एक पैकेज के जरिए। फोबिया एक तरह की मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से ज्यादा डर या भय महसूस हो। फोबिया ग्रीक भाषा के शब्द फोबोस से बना है। फोबिया डर का खतरनाक स्तर है। फोबिया में डर इतना ज्यादा लगता है कि इंसान इसमें किसी की जान भी ले सकता है और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी को फोबिया हो तो उसे अपनी स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति को समझा पाना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे में अक्सर फोबियाग्रस्त लोग अपने रिश्तों, सामाजिक जीवन और दफ्तर में बहुत दिक्कत का सामना करते हैं। लेकिन हमेशा फोबियाग्रस्त रहना सामान्य बात नहीं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि फोबिया के लक्षण होते क्या हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, विशिष्ट फोबिया और सोशल फोबिया। किसी भी डर की चीजें याद करके परेशान हो जाना, बेचैन होना और उस परिस्थिति को नियंत्रित ना कर पाना, भय की स्थिति में घबराहट और चिंता ज्यादा बढ़ना, फोबियाग्रस्त लोगों में अत्यधिक तनाव महसूस होना, सच्चाई स्वीकार करने से डरना, परिस्थिति से दूर भागना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सांस तेज होना, गति बढ़ना, पेट खराब होना या डायरिया, चक्कर आना, शरीर में कहीं भी दर्द महसूस करना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या कम होना, किसी भी अवस्था में बहुत ज्यादा पैनिक करना, किसी भी चीज के प्रति तर्कहीन भय, किसी भी बात को लेकर अत्यधिक भय, उस बात को सहते रहना या फिर एक हद तक बर्दाश्त करना, पूर्वानुमानित चिंता करना, आक्रामक रहना, ज्यादा घुटन महसूस करना, स्थिति या परिस्थिति के बारे में सुनते ही बेचैनी का बढ़ना। आपने ये तो जान लिया कि फोबिया के लक्षण क्या है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फोबिया भी 4 तरह के होते हैं? साधारण फोबिया, जटिल फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक फोबिया, एगोराफोबिया। दरअसल साधारण फोबिया ये फोबिया बचपन से होने वाला होता है। बचपन की कोई बात या स्थान मन में डर पैदा कर देता है, ये साधारण फोबिया होता है। जटिल फोबिया ये थोड़ा मुश्किल लेवल का होता है, लेकिन इसमें अवस्था ज्यादा गंभीर होती है। वहीं बात अगर क्लस्ट्रोफोबिया की करें तो एक तरह की चिंता का विकार होता है। किसी भी तंग जगह जाने में दिक्कत महसूस करना इसका मुख्य लक्षण होता है। ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना और कांपना, उच्च रक्तचाप रहना, चक्कर आना, सिर घूमना, जी मचलना, मुंह सूखना, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना, छाती में जकड़न, सीने में दर्द, उलझन और भटकाव को महसूस करना,
पूरा शरीर या शरीर का कोई हिस्सा शून्य महसूस करना। एग्रोफोबिया, किसी चीज या जगह से डरना एक सामान्य सी बात है, मगर आप इस डर के कारण बाहर निकलना बंद कर दें और उस जगह ही ना जाएं तो ये एग्रोफोबिया है। जैसे भीड़ से डर लगना एग्रोफोबिया है। बार बार तेज धड़कन का महसूस होना, अधिक ठंड या गर्मी महसूस करना, बेहोश होना, चक्कर आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, सीने में दर्द होना, मौत से बहुत डर लगना। इंसान के मस्तिष्क की संरचनाओं का अपना ही नेटवर्क है, जिसे लिम्बिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। भय, चिंता, प्यार का एहसास इसकी जीवंतता का परिचायक है। अगर ये डर ज्यादा गहरा गया तो वो लिम्बिक सिस्टम के अन्य हिस्सों मसलन हाइपोथैलेमस के साथ संपर्क करेगा, जिसके बाद इंसान के हृदय की गति और सांस तेज होने लगती है और मतली घबराहट, पसीना आने लगता है। अगर आप भी ऐसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपको बिना वक्त जाए किए डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट या मनोवैज्ञानिक से मिलने की जरूरत है। सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया। तो आपने ये रिपोर्ट तो देखी और ये जाना कि फोबिया होता क्या है, लेकिन इसके लक्षण के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे और इसका इलाज है या नहीं है ये भी हम जानेंगे शो में, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ चुका है। और आप लोगों के लिए भी ये जानकारी हम दे दें कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, यानी ये प्रोग्राम लाइव है। अगर आपको भी किसी प्रकार का फोबिया महसूस होता है, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, तो फिर आप भी हमें दी गई फोन लाइंस पर आप उन नंबर्स पर कॉल करके और हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद है, सबसे पहले उनसे तारुफ मैं आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अभिनव टंडन जी, एसोसिएट प्रोफेसर साइकेट्रिस्ट है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विपुल रस्तोगी जी, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर एलसी सुंडा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोना चौधरी जी कंसल्टेंट है हमारे साथ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड पेरेंट एजुकेटर एट पेरेंटिंग मंत्रा, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर सजीला मैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है स्टूडियो से, सीनियर साइकोलॉजिस्ट है और सीनियर गंगाराम हॉस्पिटल से। तो देखिए, हेल्दी इंडिया में हम हर हफ्ते जिस तरीके से अलग अलग बीमारियों पर बात करते हैं, तो आज का टॉपिक हमने तय किया है फोबिया को लेकर के, और फोबिया के बारे में हम जानेंगे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर सजीला जी आपसे ही। डॉक्टर सजीला, मैं ये जानना चाहूँगी कि फोबिया के बारे में अक्सर लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि अगर छोटा मोटा भी किसी को किसी सिचुएशन से डर लगता है तो उसे फोबिया समझ बैठते हैं। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, डर हर किसी को किसी न किसी समय पे लगता है, तो डर फोबिया नहीं है, मतलब दोनों सिनोनिम्स नहीं है। फोबिया एक इरेशनल मतलब डर होता है जिसका कोई अनरियलिस्टिक, जिसका कोई बेस नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। कि जैसे अगर सपोज किसी को कोई सामने कोई आपत्ति दिखे, कुछ डेंजर दिखे, तो डर हर एक को लगेगा, वो फोबिया नहीं है। फोबिया एक इरेशनल फियर है जिसका कोई बेसिस नहीं है, एक अनरियलिस्टिक फियर है जो कि रियलिटी से दूर है, एक्सेसिव फियर है। इतना ज़्यादा फियर है कि उसकी ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कर नहीं पाता, उसकी ज़िंदगी हैवॉक हो जाती है, उसको एक पैनिक अटैक तक आ सकता है। और एक परसिस्टेंट फियर है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ तो हम उसको कहेंगे, अगर 6 महीने तक उसको ऐसे डर का कोई माहौल बना रहा। और किसी स्पेसिफिक हर चीज़ से डर सबको नहीं लगता है। किसी को जैसे फोबिया, जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया, किसी को ओपन स्पेसेस से डर लगता है, किसी को सोशल स्पेसेस से डर लगता है, जैसे कि सोशल एंग्जाइटी फोबिया होता है। किसी को ओपन से लगता है कि मैं ऐसी भीड़ में फंस गया तो मैं क्या करूँगा, उसको एगोराफोबिया कहते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, उसको एक्वाफोबिया कहते हैं। किसी को सांप और इंसेक्ट से डर लगता है, ठीक है। किसी को जहाज में उड़ने से डर लगता है, जिसको अभी पेशेंट हैंडल कर रहे हैं, जिसको एरोफोबिया है, उसको डर लगता है कि मैं फ्लाई करूंगा तो मैं फ्लाई नहीं कर पाता। और आपने जैसे एक क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जैसे अगर लिफ्ट के अंदर बंद हो जाए तो आपको लगता है, या किसी क्लोज स्पेस में बंद हो जाए तो लगता है मुझे घुटन हो जाएगी, मुझे सांस नहीं आएगी। इसका कोई रीज़न नहीं होता, कोई सामने आपका कोई कारण नहीं है। आप उस बिना कारण की वजह से, उस बिना
ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से आप वैसे ही डर रहे हैं और इतना डर रहे हैं कि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपको यहाँ तक एक पैनिक अटैक तक ले जा सकता है और आप फेंट भी हो सकते हैं और आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हो सकती है। आजकल कोरोना के बाद हमने देखा है एक फियर लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा है, फियर ऑफ जर्म्स। और आप भी देखेंगे वो लोगों को लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करते थे तो उनको लगता है हर जगह मेरे को कीटाणु दिखेगा, अगर मैंने यहाँ छू लिया तो यहाँ भी कीटाणु है। तो कुछ फोबियाज है। फोबिया की लिस्ट बहुत लंबी है, ये अगर बताने लगे तो 2 घंटा हम फोबिया की लिस्ट ही आपको बताएंगे, मगर इससे ज़िंदगी एकदम इनकी ख़राब हो जाती है, पैनिक अटैक तक आ जाता है और इनको इस समाधान से इनसे निकालना ज़रूरी है। तो बिल्कुल देखिए, डॉक्टर सजीला ने ये तो बता दिया कि बहुत सारे तरीके के फोबिया होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से या किस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फियर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये डर लिमिटेड वे में नहीं होता है, क्योंकि जिस इंसान के मन में या किसी के भी जहन में अगर किसी सिचुएशन को लेकर के डर है तो उसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और वो सामने के किसी भी व्यक्ति को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये डॉक्टर सजीला जी ने हमें बताया है। अब डॉक्टर मोना से मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर मोना, क्योंकि मैम ने जैसे बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के फोबियाज होते हैं, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसे हम समझ कैसे सकते हैं? इसके लिए सिम्टम्स अगर हम समझना चाहें तो हर फोबिया से जुड़े क्या अलग सिम्टम्स होते हैं, एक जैसे सिम्टम्स है? देखिए, कुछ बेसिक सिम्टम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे पर्सन बताएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डर लगता है, बाकी जगह तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जब भी पब्लिक में बोलने की बात आती है तो मेरे पसीने छूटने लगते हैं या मेरे पैर कांपने लगते हैं, या फिर बाकी तो मैं घर में ठीक रहता हूँ लेकिन जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो मुझे घुटन होने लगती है। या मैं वैसे तो नॉर्मली आराम से बाज़ार आता जाता हूँ, लेकिन अब मेरा बेटा विदेश में है और वो मुझे बुला रहा है, लेकिन मुझे प्लेन में चढ़ने से डर लगता है। तो ये कुछ नॉर्मल कॉमन है जो वो बताएंगे। अब पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जब पैनिक वाले सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा फियर एक साथ आता है तो आपको ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी साथ में आते हैं, जैसे पसीने छूटना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पेट में चिल्लाना, उल्टी जैसा लगना और भी बहुत तरह के सिम्टम्स, तो ये साथ में आ सकते हैं। ठीक है मैम, क्योंकि आप पेरेंट एजुकेटर भी है तो मैं आपसे ये भी ज़रा जानना चाहूँगी कि क्या ये फोबिया ज़्यादातर केसेस में क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है? देखिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलेटेड तो है। देयर इज़ अ फेमस ब्रिटिश साइकोएनालिस्ट इन 20th सेंचुरी जॉन बॉलबाई, जिन्होंने एक अटैचमेंट थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि जब बचपन में अगर पेरेंट्स के साथ ठीक से अटैचमेंट नहीं होता है या सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, उन केसेस में देयर आर मोर चांसेस कि आप लेटर जाके इस तरह के फोबियाज देखेंगे। अभी भी जितने रिसेंट स्टडीज़ हैं आप देखेंगे जहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा केसेस है, देयर आर मोर चांसेस उनमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो डर क्या है, डर एक ये है कि आपको किसी चीज़ से आप आपकी बॉडी सहमत नहीं है या सिक्योर नहीं फील कर रही है, ठीक है, तो उसका रूट कॉज कहीं से भी आ सकता है। ठीक है मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, आनंद। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मुझे ये चीज़ पूछना कि मैं जब भी किसी से नए से मिलता हूँ तो मैं अक्सर डर जाता हूँ, स्पेशली अगर बात की जाए महिलाओं से, तो मैं तो उनसे बात करने शर्मा सा जाता हूँ और डर के मारे पीछे हट जाता हूँ। तो इसका क्या फोबिया है, इसको दूर कर सकते हैं, उसके लिए प्लीज एक बार बताएं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर एलसी सुंडा जी से लेना चाहूँगी। डॉक्टर, अगर आपने ये सवाल सुना होगा, या आनंद जी का ये कहना है कि उन्हें महिलाओं से बातचीत करने में सबसे ज़्यादा डर लगता है। और साथ ही में आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, लेकिन मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि इसे फोबिया क्या हम कहेंगे? एग्जैक्टली मुझे लगता है फोबिया नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इट इज मोर ऑफ ए जेंडर इंटरेक्शन रिलेटेड इश्यूज। अगर वो बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ मुझे मुश्किल, मतलब ये कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। हाँ, वो बेसिकली कई लोग पहले ज़्यादा इंटरेक्शन ही किया होता है जहाँ पर ग्रुप में लेडीज़ हों, तो वो बड़े ऑकवर्ड फील करते हैं जब प्रेजेंस में, लेडीज़ के प्रेजेंस में उनको बात करनी है या कुछ कहना है। उसमें अगर मोर सो जो शाई नेचर होता है या जिनका, या पर्सनैलिटी थोड़ा उस टाइप की होती है कि ज़्यादा बात नहीं करना, इंट्रोवर्ट वगैरह होते हैं,
उनमें शायद ये चीजें ज्यादा होने के चांसेस हैं। जी। तो मुझे यानी लग रहा है कि डॉक्टर हम ये कह सकते हैं- रिकॉग्निशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। सर इनसे पूछना चाहिए कि लड़की देखते को वो हो जाता है, बुरा हालत हो जाता है। आनंद जी, अगर आप फोन लाइन पर बने हुए हैं तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है अभी? तो फिलहाल आनंद जी का कॉल संपर्क हमसे टूट गया है फिलहाल। लेकिन अगर देखिए इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी पे डिपेंड कर सकता है, ये कोई फोबिया नहीं होता है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। और कई बार सर ये कहना क्या गलत होगा या सही होगा, मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। कोविड का स्कूल में या फिर अगर आप पर्टिकुलर एक जेंडर स्कूल में किसी भी बच्चे को जब डाल देते हैं तो क्या इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो बच्चा जब ग्रो करने लगता है तो उसकी मेंटालिटी ही वैसी चेंज हो जाती है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि जब आप एक ग्रुप में रहते हैं जिसमें स्कूल गोइंग की बात ज़्यादा हो रही है कि वो एक डेवलपमेंटल फेस होता है। जैसे आप पहले आपका एक स्कूल के पहले आपका घर होता है, पेरेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और मेरे हिसाब से स्कूल एक सेकंड होम है जी, जहाँ पर टीचर्स आपका केयर गिवर हैं और केयर टेक करते हैं आपका, और साथ में जो बच्चे हैं उनके साथ अपने एक आपका सोशलाइजेशन होता है, एक सोशलाइजेशन होता है बच्चों का उनके साथ में। तो सोशलाइजेशन होने की वजह से एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे के साथ में आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको एक जेंडर के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे जेंडर का भी एक फॉर्मेटिव हो रहा है, ईयर्स में आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कुदरती बैलेंस हो जाता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। बाद में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ होता है, जैसे वो पिछले उन्होंने कहा है, हो सकता है कभी कभी हार्मोनल चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी वगैरह में, उस वक्त थोड़ा शायद मुश्किल आने के चांस हो सकता है। मेल और फीमेल में भी अगर मेंस्ट्रुअल शुरू होते हैं, जब उस तरह के जो इश्यूज होते हैं उस वक्त शायद थोड़ा सा शाइनेस या एक दूसरे से डिफरेंसेस होना या इरिटेबिलिटी होना हो सकता है, पर दैट विल बी फॉर सम टाइम। ठीक है बट सर। उसको हम फोबिया में कंसिडर नहीं No, करते that's what सर। I'm saying कि हाँ, it ये will- मतलब it- नॉर्मल है it कि won't अगर आप be। कोविड में नहीं पढ़ रहे तो आप सिर्फ ओनली को गर्ल्स में पढ़ रहे हैं और ओनली फॉर बॉयज में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल उसी के साथ महसूस करेंगे जो आपको जिसके साथ आपका डेवलपमेंट हुई है। वही डेवलपमेंटल स्टेज। और मुझे लग रहा है कई Phobia बार एक एक्चुअली serious बच्चों की प्रॉब्लम शायद ज़्यादा नहीं होती, पेरेंट्स कई बार, आजकल मैंने नोट किया, कई बार पहले भी करते थे नोट, कि वो नहीं चाहते कि लड़की हमारी साथ में लड़कों के पढ़े या लड़के लड़कियों के साथ में पढ़े, तो शायद वो सोशली जो कई बार पेरेंट्स का वैसे जो भी सर अगर इन्फ्लुएंस होता है ना, only पेरेंट्स का यानी इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन अगर आप करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप सोशलाइज बहुत कम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती पर है। उसमें मैम, मुझे आप लग कुछ रहा है कहना कि पेरेंटल वैल्यूज भी मैच करेंगे। मैं एक all girls school में फोबिया डिसऑर्डर नहीं है, इसको हम फोबिया में नहीं, फोबिया नहीं कह रहे, हम लोग इसको फोबिया नहीं फोबिया नहीं कह रहे। ये एक नॉर्मल है, कोई बंदा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, जल्दी दोस्त बनाता है, कोई थोड़ा आराम से दोस्त बनाता है, वो थोड़े कोई दोस्त बच्चों बनाता ही नहीं में है। एक ट्रेट्स वो अलग होती है, हैं, बच्चों के ट्रेट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं, बाद में पर्सनैलिटी बनती है। जी मैम। तो मैं 10th तक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी अपने बिहार के एक स्कूल में, और फिर 11th-12th के लिए मैं DPSR के पुरम आ गई जो कोविड स्कूल था। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज सिर्फ स्कूल नहीं होता है, बाकी आपका और भी पीयर ग्रुप वातावरण होता है। अगर आप मोहल्ले में लड़कों के साथ खेलते हैं, या उस पहले जॉइंट फैमिलीज़ होते थे तो बॉयज़ भी होते थे, और आज भी सोसाइटीज़ में गर्ल्स बॉयज़ साथ में रहते हैं। आजकल तो ट्यूशन का ट्रेंड इतना बढ़ गया जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स साथ में जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना एज सच प्रॉब्लम है अगर सोशलाइजेशन और जगहों पे हो रही है तो। थोड़ा सा चलो confuse phobia, कर रहे हैं हम। let's come to the Social phobia, anxiety, let's come to the phobia is a phobia. different thing. Social anxiety, phobia is a different thing, और ये अलग बात पे हम आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कई लोगों को हो जाता है कि एंजाइटी, पैनिक अटैक, अगर आप कभी ऐसा महसूस करते हैं तो वो एंजाइटी वाकई में है आपको या नहीं है, या आप खामखा उसे एंजाइटी का नाम दे रहे हैं, उसे खामखा आप उसे पैनिक अटैक का नाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर्स को भी आपने सुना, सोशलाइज करना एक अलग चीज़ है, सोशल एंजाइटी अलग है, और साथ ही इसके अलावा फोबिया एक बहुत अलग चीज़ है। आप इसे डर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को डर लगता है किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन जिन लोगों को फोबिया होता है उन लोगों में ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ डॉक्टर विपुल रस्तोगी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विपुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कई बार मैंने अपने आसपास के लोगों में भी ये चीज़ फील की और देखा है, इनफैक्ट कई बार जैसे मैंने भी चीज़ें महसूस की है कि अगर मैं
फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे आसपास के लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त अगर फ़ोन वो कभी साइड में रख देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, तो फिर उनके जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरा फ़ोन शायद बज रहा है, मेरा फ़ोन कहीं गुम तो नहीं हो गया। वो उसके लिए भी कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जैसे उन्हें पैनिक अटैक आ रहा हो। और कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि सफाई का बहुत ज़्यादा एक उनके अंदर हम कह सकते हैं कि कीड़ा होता है, कि वो बिल्कुल साफ सफाई के लिए ऐसे ज़्यादा उत्सुक नजर आते हैं कि अगर कोई उनके घर पे चला जाए तो तुरंत साफ करना है, कोई घर से बाहर जा रहा है तुरंत साफ करना है। तो इस टाइप के फोबियाज को हम क्या नाम देंगे? मैं ना थोड़ा और बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले एंजाइटी बताना चाहता हूँ, क्योंकि फोबिक डिसऑर्डर्स या फोबियाज भी एक टाइप ऑफ एंजाइटी है। एंजाइटी तो एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हम सभी को एंजाइटी होती है समय के साथ, एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, अप्रेजल से पहले। और एंजाइटी को बोलते हैं शरीर का 3F रिस्पॉन्स। ये जो F है वो होते हैं फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। तो अगर कहीं भी इंसान को लगता है इस परिस्थिति में मुझे लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो बॉडी में अपने आप एंजाइटी बनती है। अगर हम बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी की, यानी एक ऐसा इंसान जिसको हर जगह एंजाइटी लगती हो, और अगर बात करते हैं फोबिया की, तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे वो फ्राइट रिस्पॉन्स शरीर का चालू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जो आपने एग्जाम्पल दिया साफ सफाई वाली चीज का, उसको हम OCD बोलते हैं, जर्मोफोबिया उसको बोल दिया जाता है, और उसका जो टेक्निकल नाम है उसको OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है जब से कोविड आया है। शुरू में भी बात कर रहे थे, डॉक्टर सजीला भी कह रहे थे कि वो साफ सफाई ज्यादा करना, क्योंकि कोविड में हमने सबको कहा आप और साफ करिए और साफ करिए। कुछ लोग तो उससे बाहर निकल पाए, लेकिन कुछ लोग उसी में अभी भी जो है वो बहुत अटके हुए हैं। तो हम लोग भी OCD के चांसेस हम ज्यादा देख रहे हैं। अब ये जो फोन एडिक्शन की आपने बात करी, तरीके से मेरा फोन बच तो नहीं रहा है, एक तरह के फैंटम सिम्टम्स है, यानी हमें लगता है कुछ हो रहा है लेकिन एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, वो भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर में ही डाल देते हैं। और उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जब उनके आसपास फोन नहीं है तो उनके अंदर वो एंजाइटी बनती है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कुछ मिस तो नहीं हो रहा होगा। तो उसको फोबिया तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ उसको बिल्कुल एक एंजाइटी डिसऑर्डर का ही हिस्सा मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाकई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत में आपने समझाया, और ये बहुत अच्छी तरीके से भी हमारे दर्शकों के पास ज़रूर ये मैसेज पहुंचा होगा कि एंजाइटी अलग है, फोबिया अलग है, और जो डर का एक पैमाना होता है वो अलग होता है। इसमें आपको उस कॉमन कॉन्सेप्ट को समझने की सबसे पहले ज़रूरत होती है। हम इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि इसके इलाज है या नहीं है, ये भी हम डॉक्टर से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं फोबिया को लेकर के, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए ज़रूरी होता है कि फोबिया के क्या कोई ट्रीटमेंट्स है या नहीं है, और फोबिया के बारे में आपको पता कैसे चलेगा। कहीं आप मिसकंसेप्शन का शिकार तो नहीं हो गए हैं कि आपको वाकई फोबिया है, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो कहीं नहीं हो रहे हैं, और फोबिया अगर है तो किस लेवल का फोबिया है। तो चलिए अब एक बार फिर से डॉक्टर्स के पास हम वापस जाते हैं और इस बात पर और ज़्यादा विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। डॉक्टर LC सुंडा जी से मैं जानना चाहूँगी कि सर, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, आपने ये भी बताया कि कई ऐसे कॉमन जो फोबियाओं को लेकर के आपके पास कई पेशेंट्स भी आते हैं, कई ऐसे लोग आपके पास अब तक आ चुके हैं। और इस बीच माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ करनाल से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, अनिल जी से संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप भी फोबिया को लेकर के किसी प्रकार के मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, या आपको महसूस होता है कि वाकई आपको फोबिया है, तो आप दिए गए फोन लाइन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इन नंबर्स पर कॉल करने के साथ आप डॉक्टर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं डॉक्टर LC सुंडा जी का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर, क्योंकि हम जैसे डिस्कस भी कर रहे थे कॉमन फोबिया क्या क्या होते हैं, अब तक आपने कैसे कैसे पेशेंट से डील किया है, ज़रा ये भी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो जो नाम लिए हैं आपने, ये सारे एक किस्म से एंजाइटी डिसऑर्डर्स ही हैं जी। अगर एक अम्ब्रेला टर्म हम यूज़ करें जिसमें फोबियाज भी आ जाएंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर भी आ जाएगा, OCD वगैरह भी आ जाएगा, तो ये दे आर एंजाइटी सभी में, ये जितने जितने हम नाम ले रहे हैं डिसऑर्डर्स के, इसमें एंजाइटी तो प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता ही है। और जैसे पहले बात हुई कि किसी को कभी एक बार कुछ हो गया, फेयर हो गया, जैसे इरेशनल फेयर हो गया, एक फेयर वैसे एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। किसी के साथ कोई डरावनी चीज़ होगी सोशली, जो कहते हैं कि हाँ वो कुत्ता है तो उससे डर लग गया,
ठीक है, तो वो सभी में थोड़ा रिएक्शन होता है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए फेयर होता है, पर दे एवरीबॉडी गेट्स अडेप्टिंग। अपने अपनी कोपिंग स्किल्स होते हैं, रिजोल्यूशन पावर होती है बंदे की, तो वो सेटल हो जाती हैं काफ़ी हद तक। और जब ये रिपीटेडली होने लग पड़ता है, जैसे कि ड्यूरेशन की भी बात करते हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, डीएसएम की बात करते हैं, ICD-10 की बात करते हैं, उसमें क्राइटेरिया जनरली लिखा होता है कि 6 मंथ तक रिपीटेडली अगर एक्सपोजर में और कोई एक्सपोजर हुआ किसी के साथ में और पेशेंट का बिहेवियर ऐसा हुआ कि वो एक फेयर सबमिट और पैथोलॉजिकल फेयर हुआ, जिसको हम कहते हैं कि फोबिया, इट इज़ नॉट ए नॉर्मल फेयर, ए पैथोलॉजिकल फेयर, उसमें उसके साथ ये एंग्जाइटी फीचर्स आएंगे ही, प्रीडोमिनेंटली आएंगे। वो कभी कभी पैनिक का एक रिएक्शन ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी फीचर तो सभी ने बताए हैं कि जैसे घबराहट होना, पसीना आना, नो। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुत्तों से डर लगता है और वो डॉग से बहुत देखते ही वो दूर भागना शुरू कर देते हैं। हमने इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको खासतौर पे कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। तो क्या ये डर हम उसे कितने हद तक हम सीमित रह के हम उसे डर का नाम दे सकते हैं, और कब ये फोबिया में कन्वर्ट होता है? देखो होता क्या है, जैसे हमने बोला कि किसी को एक चीज़ मैं सभी को बता दूं कि ये सारा जितने भी हम फोबियाज की बात करते हैं, दे आर ऑल लर्नड बिहेवियर। एक आदमी को जो लर्निंग में कहीं आपका जो कोपिंग स्किल आपकी थोड़ा मेल अडेप्टिव होगी, तो वो एक जो नॉर्मल जो फियर है वो एक फोबिया का रूप ले लेता है, और वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में आता है और आपको ट्रबल देता है व्हेन यू फेस द सिचुएशन। अदरवाइज उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर किसी को डॉग नहीं दिख रहा है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर वो डॉग देखा, उसको कोई पास इंसिडेंट याद आ गया कहीं पर, जब उसके साथ में कुछ ट्रॉमा हुआ, एग्जैक्टली ट्रॉमा का इसमें नहीं लाते हैं, पर उसके साथ कोई फेयरफुल रिएक्शन हुआ, या उसने मूवी में कहीं देखा या किसी और सिचुएशन में देखा, तो उसके अंदर वो दिमाग में आता है, तो वो एक किस्म से उसमें घबराहट, पेल्पिटेशन और ये सब फीचर जो हमने बात कर चुके हैं वो आने के चांस हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जैसे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उसमें भी हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग करते हैं हम लोग, कि अगर डॉग से डर है, अगर हम बोलें कि 1 to 10 ग्रेडिंग करें कि उसके सिर्फ फ़ोटो से ही उसको डर हो रहा है, कि उसके पास शीशे के पीछे बैठा है तब डर रहा है कोई आदमी, है फियरसम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर एकदम लाइव, एक वर्चुअल हो गया और एक लाइव, तो वो सारी सिचुएशन के हिसाब से कितना वो ग्रेडिंग उसमें हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट में उसको डिसेंसिटाइजेशन करते हैं और उसके रिजल्ट ज़्यादातर अच्छे होते हैं। ठीक है, डॉक्टर अभिनव टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिनव, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब तक हमने फोबिया को लेकर के ये डिस्कस किया कि किस टाइप के फोबिया होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है ये कि हर बार अगर किसी व्यक्ति को फोबिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर जुड़ी होगी, और वो स्टोरी से उस सिचुएशन को कनेक्ट करके हर बार वो अपने डर के उस ग्राफ को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, और इसके लिए क्या कुछ इलाज संभव है? तो लगता है हमारी आवाज डॉक्टर अभिनव तक नहीं जा पा रही है, लेकिन डॉक्टर विपुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विपुल, आपसे सवाल का मैं जवाब चाहूंगी। देखिए, बहुत सिंपल है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जितने भी लोग होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती, ठीक है, बट लोगों का काम चल जाता है। तो बट अगर किसी दिन पब्लिक स्पीकिंग करते हुए कोई गड़बड़ हो जाए उस दिन, तो फिर वो एक सोशल फोबिया का रूप ले सकती है। वी आर सेइंग कि भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज के साथ कंफर्टेबल हो, वो फोबिया है, बट जनरली कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिससे वो जो डर है वो एक कई गुना बढ़ के फोबिया में कन्वर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी हो सकती है कि जिससे ये चीज ट्रिगर हुई है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ पंचकुला से। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर विभोर जुड़ चुके हैं। विभोर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विभोर जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं सवाल ये है कि मुझे 4-5 साल से एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसका क्या से करना चाहिए? बहुत चीज सुन के घबराहट सी हो जाती है। आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कितने समय से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? 5-6 सालों से होता है। कोई भी छोटी चीज होती है तो घबराहट हो जाती है। क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई सिचुएशन है? नहीं, पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा विभोर जी, आपके पास मैं लौटूंगी। डॉक्टर सजीला हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर सजीला, मैं आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगी।
ऐसा है, इनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, इनको घबराहट हो रही है, हर चीज़ से घबराहट हो रही है। देखिए घबराहट किसी भी चीज़ को कुछ किसी रीज़न से होती है कि वैसी हो जाती है घबराहट। हेलो हेलो जी मैम। वैसे ही घबराहट होती रहती है। घबराहट का मैं इनका इलाज बता दूं, इनका इलाज क्या होना चाहिए बेसिकली। देखिए हम बहुत ज़्यादा रीज़न में नहीं घुसते, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि एंग्जाइटी जो आपको एंग्जाइटी की खाली घबराहट होती है कि कुछ एक्शन भी होता है, कुछ होता है उसके आगे, कि घबरा ही जाते हैं सिर्फ और फिर बैठे रहते हैं। मैम जैसे कभी ऐसे वोमिटिंग हो गई ओके, या नींद ज़्यादा आती है। अच्छा, हम लोग ना अपने सेंटर के अंदर प्रॉपर्ली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराते हैं। और एक आपको मैं थेरेपी जो मेरी पर्सनलाइज थेरेपी है जो मैं कराती हूँ, जो बहुत इफेक्टिव है, मैं एक पंचिंग थेरेपी कराती हूँ। ठीक है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा माइंड चलता जा रहा है, हमारी बॉडी नहीं चल रही। ठीक है, तो माइंड एंड बॉडी का डिसबैलेंस हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है, आप समझ रहे हैं। हमें जब आउटलेट नहीं होता तो वो जो थॉट है ना, थॉट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और थॉट हमारे को कंफ्यूज करता है। तो थॉट का कैथारसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप छोटा सा काम कीजिएगा, एक छोटा सा काम करेंगे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप एक पिलो लीजिएगा, घर में पिलो होगा, थोड़ा मोटे वाला लीजिएगा, अच्छा बड़े वाला। ठीक है, उस पिलो में आप 4 मिनट का टाइमर लगाइए और उसको पंचिंग करना है जोर जोर से। उसको अपना एंग्जाइटी समझ के, उसको अपना डर समझ के, ये फोबिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। कोई भी फोबिया को हटाने के लिए हमें अटैक ज़रूरी होता है। हम अटैक करें, उसको जोर जोर से अटैक करेंगे, आपको एकदम 4 मिनट के बाद आपका थॉट भी ख़त्म हो जाएगा, आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा मैं संभाल सकता हूँ ये सिचुएशन को। आप समझ रहे हैं, आपने 4 मिनट तक जोर जोर से पंचिंग करना है, क्योंकि हम जब हमारा रिलीज हो जाता है इमोशन, तो हम जो है बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अगर ये पंचिंग थेरेपी आप दिन में 3 बार करेंगे तो आप यकीनन ये जनरलाइज जो आपको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी आने से पहले अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने माइंड को और पंच कर लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और एंग्जाइटी आपको आएगी ही नहीं। तो बहुत अच्छा सजेशन मैम ने दिया है। विभोर जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा, ये बेहतरीन टिप आपके लिए साबित हो सकती है। और फिलहाल हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से डॉक्टर अभिनव टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिनव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए अब तक हम एंजाइटी और ये मिसकंसेप्शंस को लेकर के बात कर रहे थे कि फोबिया के बीच में क्या मिसकंसेप्शन है, लेकिन डॉक्टर सजीला, डॉक्टर एलसी जी ने भी, डॉक्टर मोना जी और डॉक्टर विपुल जी ने भी इस बात की जानकारी बखूबी दी। क्या आप इसे कैसे समझ सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आ जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उस सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उस वक्त वो अपनी घबराहट को कैसे कंट्रोल कर सकता है? डॉक्टर अभिनव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है डॉक्टर अभिनव, मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर मोना भी बनी हुई है। मैम, क्योंकि आप पेरेंट एजुकेटर है और सर आप कुछ कहना चाह रहे, बस एक। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जब भी डायग्नोसिस बनाते हैं साइकेट्री में, जी, इट इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ द क्राइटेरियाज। और उसमें क्राइटेरिया में जैसे अगर फोबिया की बात करेंगे, वी हैव टू एक्सक्लूड सम ऑफ द साइकेट्रिक इलनेसेस, जिसमें ओसीडी भी हम एक्सक्लूड करेंगे, पीटीएसडी भी करेंगे, लाइक दैट। और इसके अलावा हमें थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन भी रूल आउट करना पड़ता है, करनी चाहिए रादर। जैसे हम लोग कहते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है किसी को, बाई चांस कोई डायबिटिक्स टाइप तो नहीं है। आजकल तो लाइफस्टाइल चेंजेस इतनी हो रही हैं कि लोगों में कई बीमारियां होने के चांस रहते हैं। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि उसको कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है। तो बेटर यही रहता है कि जब भी हम लोग ऐसे कंडीशन होता है, वी हैव टू गो फॉर ए फुल डिटेल, एक मेडिकल हिस्ट्री भी लेनी चाहिए और एक साइकेट्रिक इलनेस हिस्ट्री भी पूरी लेनी चाहिए, रादर देन जस्ट जंपिंग टू ए डायग्नोसिस। उसमें हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है पेशेंट के साथ में, कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, कभी कभी उसके कॉलीग से भी बात करना पड़ता है और करना चाहिए, उसके फ्रेंड से भी। जितनी भी हमें ये कहा जाता है कि साइकेट्री हिस्ट्री इज़ नेवर कंप्लीट, कि मतलब ज़्यादा जितना आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको पेशेंट के बारे में समझ आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें फोबिया भी डायग्नोस अगर करना है तो पहले
साइकेट्रिक इलनेसेस भी थोड़ी रूल आउट करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेडिकल इलनेसेस भी यानी करनी सर हम पड़ेंगी, इसे ऐसे कह क्योंकि उनका सकते हैं? मैनेजमेंट भी डिफरेंट होगा। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर काउंसलिंग की जरूरत किसी को पड़ती है, थेरेपी की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले जड़ जाननी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्रीटमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए डायग्नोसिस, नॉट जस्ट सिम्टम। और सर ने बहुत अच्छी बात अभी पीछे बोली थी, उसको एलैबोरेट मैं सर आपकी बात को कर देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइकोलॉजी के अंदर 10 पॉइंट्स लिख दें, आर यू फीलिंग सैड, यस, आर यू फीलिंग फियरफुल, यस, आपको डर लग रहा है, यस, ये साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है जो सर ने एड्रेस की थी, ग्रेडेशन का, ग्रेजुअल का। आप समझ रहे हैं कि हमारा सारा कुछ जैसे स्केल में होता है, 0 to 10 के स्केल में होता है, क्या वो डर, क्या वो सैडनेस 0 से 1 के बीच में है कि वो 10 मात्रा में है, या 9 मात्रा में है कि 8 मात्रा में है। क्योंकि साइकोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो हर सिम्टम हर एक को लागू हो जाता है। तो आप लोग घर बैठ के हर सिम्टम अगर आप देखेंगे 7-10 सिम्टम में से 9 आपको मैच करेंगे, आपको भी करेंगे मैम, सबको मैच करेंगे, मुझे भी मैच करेंगे। हम कहाँ पे हैं? क्या हम 1 पे हैं? 0 से 10 के पैरामीटर में क्या हम 1 पे हैं, क्या हम 10 पे हैं? यही डर का खेल है फोबिया का। क्या वो फोबिया, अगर देखिए छिपकली दिखेगी तो हर कोई डरेगा, मैं भी डरती हूँ, ठीक है, सांप दिखेगा हर कोई डरेगा, कितना ज़्यादा वो होता है? क्या वो 0 to 1 है, या 2 है, या 3 है? जैसे सर ने एक बार बोली, क्या वो सामने आने पे है कि वर्चुअल है कि फोटो देख के ही है? आप समझ गए कि ग्रेडेशन में हमारा डिपेंड करता है, इसके हिसाब से हमारी डायग्नोसिस भी बनती है, इसके हिसाब से इलाज भी होता है। बिल्कुल, तो यानी कि लेवल और ग्रेडेशंस पर ही डिपेंड बहुत- करता बहुत है कि important है। आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को लेकर या किसी व्यक्ति, किसी चीज़ को लेकर के आप कितना ज़्यादा डरते हैं, किस हद तक आप उस चीज़ से डरते हैं, और ऐसे में अपने डर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। फिलहाल मैं डॉक्टर आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर मोना काफ़ी देर से इंतजार कर रही है। डॉक्टर मोना, क्योंकि मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रही थी, उस वक्त आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी इसमें। हमने अक्सर ये सुना है कि चाहे एंजाइटी हो, पैनिक अटैक हो, साइकोलॉजिकली फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। क्या मेंटल स्टेबिलिटी अगर किसी की वीक है तो उनके साथ ये फोबिया की दिक्कत ज़्यादा बनती है, या फिर ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है? देखिए, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप हर समय तनाव में रहते हैं और आपका कोई ग्राउंडिंग फैक्टर्स नहीं है, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपका सिवियरिटी लेवल ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा अटैक्स आ सकते हैं। लाइक लेट्स से अगर कोई मेडिटेट करता है, नाउ व्हाट इज़ मेडिटेशन? बेसिकली ये आपके बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, तो आपको स्ट्रेस से दूर ले जाता है। आप हर समय अगर स्ट्रेस रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप पैनिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जैसे कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, अगर किसी को पैनिक हो रहा है या फिर लग रहा है, तो उस मोमेंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वन वेरी इफेक्टिव टूल वी हैव इज़ ब्रेथ। तो अगर हम ब्रेथ पे फोकस करेंगे, वी कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो हम लोग अपनी हार्ट बीट को ब्रेथ के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसके थ्रू हम अपनी हार्ट रेट को कम कर सकते हैं। एक बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जितना आप मेजर्ड काउंटेड ब्रीदिंग करिए। सो इफ़ यू आर ब्रीदिंग इन फॉर 4 काउंट्स, देन ट्राई टू एक्सेल टू 8 काउंट्स लॉन्गर देन द इनहेलेशन। जो आपका एक्सेलेशन लॉन्गर होगा तो वो हेल्प करता है आपकी हार्ट रेट को स्लो करने के लिए। देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ नोन एज 5 4 3 2 1, विच इज़ कि कभी भी सिचुएशन में तो कम बैक टू योर सेंसेस। सो 5 थिंग्स टू सी, तो आपके सराउंडिंग में कौन सी 5 चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप नेम करिए। 4 थिंग्स टू टच, 3 थिंग्स टू हियर, मतलब आप फोकस करिए क्या साउंड्स आ रहे, 2 थिंग्स टू स्मेल एंड 1 थिंग टू ईट। तो जब आपका फोकस वापस प्रेजेंट मोमेंट में आएगा तो आपके ये डर के सिम्टम्स अबेट हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर एलसी सूर्या जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सर मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी इसमें। जैसे अब तक हम लगातार ट्रीटमेंट्स को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो सर कुछ ऐसे टिप्स मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई उस सिचुएशन में उस वक्त हो तो वो क्या कर सकता है, इस पर ज़रूर मुझे बताइए। मैं वही बात करने वाला था कि हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग 2 तरह की ज़्यादातर होती है। एक होती है मेडिकेशंस, आपको दवाइयाँ थोड़ी देनी पड़ती हैं साइकेट्री की, और दूसरा है टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी। अभी हमने ज़्यादातर बात करी है टॉक थेरेपी, जिसमें माइंडफुलनेस की भी बात हो रही थी, माइंडफुलनेस की बात हो रही है, एक्सपोजर थेरेपी की बात हो रही है, ग्रेडेड डिसेंसिटाइजेशन की बात हो रही है। तो साथ में हम लोग कहते हैं कि एक साइकेट्री की मेडिकेशंस होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं, मे बी फॉर सम टाइम, जिसमें हम लोग एंग्जाइटी है तो वी हैव गॉट एंग्जियोलिटिक्स, जिसको जैसे अब नाम सुना होगा बेंजोडाइजेपिन,
जिसमें डाइज़ीपाम आता है, जिसमें क्लोनाज़ीपाम आता है, लोराज़ीपाम आता है, एल्प्राज़ोलैम आता है। तो ये सब चीज़ें एंटी एंग्जाइटी हैं। ये दवाइयाँ असर करती हैं, पर बिना डॉक्टर के, बिना साइकेट्रिस्ट के, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के ये दवाइयाँ नहीं लेनी होती हैं। वही आपको समझाएंगे कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन होती है तो दवाई कैसे लेनी है। इसमें से कई तो माउथ डिज़ोल्विंग होती हैं कि मुंह में रखते ही वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और उसका इफेक्ट जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए आपको पानी वगैरह भी पीने की ज़रूरत नहीं है। पर आई स्टिल से कि बिना किसी डॉक्टर की राय के आप अपने आप ये ट्राई ना करिए। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा हम लोग एंटी डिप्रेसेंट SSRIs भी यूज़ करते हैं, जो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। पर हाँ, साइकोथेरेपी का अपना रोल है और काफ़ी रोल है, और लॉन्ग टर्म में हम लोग साइकोथेरेपी को ही कहीं ना कहीं सक्सेसफुल मानते हैं। साथ में जैसे कोई बात कही कि ऐसे में क्या करना जाए, सभी ने बताया कि साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी इज़ वेरी यूज़फुल। साथ में एक होता है ऑटो हिप्नोथेरेपी, अपने आप को कहना कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैं इस जगह पर देखो पहले नहीं जा रहा था अब जा रहा हूँ, तो प्रेज योरसेल्फ, ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखो मैंने करा है तो आई एम ओके, आई विल बी ओके। तो प्रेज योरसेल्फ, दैट इज द थिंग। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत उस वक्त बूस्ट करने की जरूरत है। और जैसे कई बार प्रोग्राम आते हैं कि आपका जो फियर जो है उसको आप उसके साथ में कैसे सॉल्व करना है उसकी तरफ बढ़िए, अटैक करिए, ना कि भागिए उससे। सोल्यूशन मिलेंगे, आपके पास नहीं है तो प्रोफेशनल क्या होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सभी के साथ यू कैन गो। सर यानी फोबिया में हमने जैसे देखा है कि लोग उस सिचुएशन को बस अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि उसे फेस करने की हिम्मत कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए ना जी। और जैसे अभी बात हो रही है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह और कहीं ना कहीं योगा थेरेपी वगैरह, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सुकून देंगी। यानी हमें माइंड काम करने की ज़रूरत है। आप इस बात को बहुत ज़्यादा नोट कीजिएगा। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप डीप ब्रीदिंग के ज़रिए आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, सिचुएशंस को थोड़ा सा फेस करने की कोशिश कीजिए, अच्छी मेमोरीज को रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर सजीला, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर विपुल के पास एक सवाल के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी कि डॉक्टर विपुल, जिस तरीके से देखिए अब तक हम ट्रीटमेंट्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसमें कई ये भी बनते हैं कि जब अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के फोबिया हो सकते हैं, जब हम बात ट्रीटमेंट्स की करते हैं तो ट्रीटमेंट्स भी क्या हर फोबिया के आधार पर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को और ग्रेडेशन के आधार पर, या फिर एक स्तर पर हम हर किसी को सिर्फ मेडिटेट या कामनेस की सलाह दे सकते हैं? ये देखिए, एक बेसिक फ्रेमवर्क तो हर फोबिया के लिए सेम आप मान सकते हो। तो हम लोग कहते हैं मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं बायो साइको सोशल मॉडल पे, और अभी जो बाकी पैनलिस्ट है उन्होंने भी इसी की बात करी है। जो सोशल पार्ट है वो लाइफस्टाइल में चेंजेस, माइंडफुलनेस उसकी बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, काउंसलिंग की बात कर रहे थे, और मेडिसिन यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये तो सभी का सेम है, बट आपकी कौन सी दिक्कत है उस हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो अगर किसी को लिफ्ट की एंजाइटी है तो उसके लिए लिफ्ट वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करा जाएगा, जिसको वाटर से लेके है उसको वाटर वाली चीजों से एक्सपोज करा जाएगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग फ्रेमवर्क व्हिच इज सेम फॉर ऑल द फोबियाज, बट आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है बिकॉज वन साइज कैन नॉट फिट ऑल। ठीक है डॉक्टर विपुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर सजीला, आप कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल सही। जो ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, देखिए जैसा जैसा सिम्टम है हमें बेसिकली एक टिपिकल उसमें पेशेंट के साथ एक एक्लेक्टिक अप्रोच होती है। एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब है जैसा पेशेंट देखो थोड़ा उसके हिसाब से भी हमें सिम्टम टू सिम्टम भी पेशेंट टू पेशेंट में वेरी कर सकता है। आप समझ गए, उसके रिस्पॉन्स में वेरी करता है, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। एक जैसे मैंने पंचिंग बताई थी थेरेपी, वो बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है, अंदर बहुत बंद है, वो बाहर निकल के अगर वो रनिंग कर लेता है तो यू कैन नॉट थिंक एंड रन एट द सेम टाइम। आप समझ रहे हैं, आप सोच और रन नहीं कर सकते। आप रनिंग करते हैं तो आपका थिंकिंग को हम रोक रहे हैं, हमें थिंकिंग को रोकना है यहाँ पे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था 5 4 3 2 1, उसमें वो डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम हर तरह से डिस्ट्रैक्टर्स ही यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत कामयाब होती है जिसको हम कहते हैं ओम चैंटिंग, फेथ हीलिंग बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी को भी आप मानते हैं, अगर आप उसका जो भी मंत्र है जो आप जिससे आपको शक्ति मिलती है, आप उस मंत्र को जाप करते जाएं तो भी आपको शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो भी आपको रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि भगवान है वो मुझे संभाल लेंगे। ठीक है, वो भी उस समय पे जैसे आप कह रहे हैं ना, सिचुएशन के अंदर फंस गया तो बंदा क्या करे। ठीक है, बिल्कुल सही, होप नहीं वो क्या करे। और दूसरा हम जो अपने यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। ठीक है, CBT जिसको हम कहते हैं, और हम रैशनल इमोटिव थेरेपी करते हैं। जैसे कि अभी क्या कि पॉजिटिव चीज़ें बोले,
जितना ज़्यादा हम माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स देते जाएंगे कि मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग हूँ, उतना उसका डर भागता जाएगा। ठीक है मैम, एक छोटा सा और सवाल है। एक जो बंदा एंग्जाइटी वाला है वो एक सेंटेंस में 4 बार बोल देता है मुझे एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, तो जितनी बार किसी चीज़ को रिपीट करेगा तो उसके अंदर वो घर कर जाएगी। अगर वो बोलेगा मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, हम चीज़ों को अट्रैक्ट तो वो चीज़ हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है मैम, तो शॉर्ट में आपका जवाब मैं चाहूंगी। एक फिल्म आई थी डर, आई होप सभी ने देखा होगा। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति को खोने का डर किसी इंसान के अंदर इतना ज्यादा आ जाता है। जी जी, मैम ने भी देखी है मूवी। जी जी जी, तो ये देखिए कि आपने देख लिया कि हमारे डॉक्टर्स ने मूवी देखी है और आपने भी उम्मीद करती हूँ कि देखी होगी। मैम उसमें हमने देखा था कि कैसे एक पर्सन को खोने का डर इतना ज्यादा किसी पर हावी हो जाता है कि वो किसी भी स्तर तक चला जाता है कि उस इंसान के आसपास कोई और ना आने पाए। इस डर को हम किस तरीके से, हम किस फोबिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो डर नहीं था, वो ऑब्सेशन था उसका। Okay. जो डर मूवी में था वो ऑब्सेशन था। We can say it's a psychopath. It will be pathological. पैथोलॉजिकल कि ये मेरा नहीं है तो किसी का ना बने। one-sided love. Okay. पैथोलॉजिकल था, ऑब्सेशन था उसके अंदर कि ये मेरी नहीं बनी तो मतलब किसी और की। तो इसे हम फोबिया से कनेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये इंसान आपसे दूर चला जाएगा, वो दूर जाने का या वो लोनलीनेस का वो फोबिया किसी व्यक्ति में आ जाता है, हम इसे ऐसे नहीं करेक्ट कर सकते। एक्चुअली उस मूवी के साथ से हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि मूवी में उसका कैरेक्टर जो शाहरुख खान का वो डिफरेंट है। Okay. वो दैट्स मोर ऑफ ए जो भी है पर इट इज पैथोलॉजिकल, नॉट ए नॉर्मल रिएक्शन। आप ये करें कि वो जबरदस्ती कोई, यानी सर हाँ जी सर, क्योंकि एग्रोफोबिया को भी लोग अक्सर ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं कि अगर हम अकेला महसूस कर रहे हैं तो हम जिनके साथ कनेक्ट कर पा रहे कम से कम उन्हें हम ना खोने पाए, तो ये कई लोगों के अंदर मैंने ये डर देखा भी है। ओके, वो फियर होता है कि जैसे मैं किसी भीड़ में ना फंस जाऊं, ठीक है, ये डर ये होता है, ये होता है। और मैं निकल कैसे पाऊं? एक सपोर्ट सिस्टम, एक सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली आप अपने लिए बना रहे हैं। जो एगोराफोबिया वाला बंदा है वो अपने पर्सन लोगों के साथ नहीं डरता जी, अपने पर्सन जैसे उसके दोस्त है, उसकी फैमिली है, उसका घर है, वहां से नहीं डर रहा वो बाहर एक अननोन जगह से डर रहा है या भीड़ से डर रहा है या ओपन सेफ फील कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस में वो सेफ फील कर रहा है, इसलिए वो भाग के वहीं घुस जाता है। एक्चुअली वो एक अलार्म रिएक्शन जो होता है ना, जो फेयरफुल सिचुएशन के साथ। लेकिन सर सोशलाइजेशन का जमाना है और ऐसे में अगर आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचेंगे, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप चाहूंगी उन लोगों के लिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हम लोग बात ही कर रहे हैं कि सबसे पहले तो है कि जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात होती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और एक थोड़ा सा लाइक आई सेड कि लर्नड बिहेवियर होता है। कई फैमिलीज में ये होता है कि जीन्स और सर इन शॉर्ट टिप चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है। नहीं, अटैक आएगा आई थिंक गो फॉर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा इज ग्रेट। और अपने आप को प्रेज करिए कि मैंने कुछ किया है, डेली किया है, और डिस्कस योर प्रॉब्लम विद अदर, जैसे कैथारसिस की बात होती है। आई थिंक सबको अपना एक मापदंड भी बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को सोशलाइज करना, ठीक है आजकल की मीडिया और हम लोग करते हैं कि सोशलाइज हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। यू कैन जस्ट हैव अ क्लोज ग्रुप एंड बी हैप्पी। सो अपना मापदंड बनाना पड़ेगा और फिर आप देखिए कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो आपको ये कंफर्टेबल होने की जरूरत है कि आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आप जो हैं जैसे उसे स्वीकारिए, और साथ ही अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और उससे अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो जैसे जो छोटे छोटे टिप्स हमारे डॉक्टर्स ने आपको दिए हैं उसे ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। शायद ये आपके काम आ जाए, क्योंकि आप इसे खुद से भी कंट्रोल बहुत हद तक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट के पास आप विजिट कर सकते हैं और इसके लिए आप अलग अलग तरीके की थेरेपी भी ले सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ डॉक्टर अभिनव टंडन जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विपुल रस्तोगी जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर एलसी सुंडा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मोना चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत धन्यवाद मैम, डॉक्टर सजीला मैनी जी बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये डॉक्टर्स जुड़े हुए थे और आज हमने बात की फोबिया को लेकर के, और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और अलग बीमारी पर हम चर्चा करेंगे, यानी शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे। हेल्दी इंडिया टाइम नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ नंबर्स भी जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते आप हमसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। इन नंबर्स को अगर आप नोट करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। इसी के साथ आप सभी से हम अलविदा यहाँ पर लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे हेल्दी इंडिया में मुलाकात होगी। नमस्कार।